सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं संजीव खन्ना। और अब सबके मन में एक ही सवाल है, सबके जहन में यही सवाल है कि आखिरकार इनका कार्यकाल कैसा होगा। इनके पहले के कुछ फैसले जो इनके कार्यकाल के दौरान अभी तक रहे हैं, जो जजमेंट इन्होंने खुद से दी हैं, उनमें ये किस तरह के रहे हैं, या अभी जो इनका 6 महीने का आने वाला जो कार्यकाल है बतौर सीजीआई, वो किस तरह का रहेगा। कौन कौन से ऐसे केस हैं जो इनको जा सकते हैं, जिनको डीवाई चंद्रचूड़ साहब सुनने का काम कर रहे थे, वो अब इनको पास किए जा सकते हैं। और वकीलों के बीच में सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरीके की बातचीत है, किस तरह से अब वकील इनके बारे में बात करते हैं, इन सारी चीजों को समझने के लिए मैंने इनवाइट किया है खास तौर पर नरेंद्र मिश्रा जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिश्रा साहब। और थोड़ा सा हम लोग ये देख रहे थे तो बाकी चीजें तो हमें भी पढ़ने को मिल गई कि ठीक है, इनके चाचा जो है वो वकील थे, जज थे सुप्रीम कोर्ट के, और इंदिरा गांधी का विरोध किया, इसलिए फिर वो सीजीआई नहीं बन पाए, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये जो किताबी ज्ञान है, वो किताबी ज्ञान तो हम लोगों ने भी पढ़ा, हमारे दर्शकों के लिए मैंने बताया भी, लेकिन अब थोड़ा सा आप लोगों से अंदर की बात जानना चाहते हैं। कौन कौन से ऐसे फैसले आपको लगता है कि अगले 6 महीने में इनके पास में आ सकते हैं, जो बड़े फैसले हों, जिनको लेकर के पब्लिक इंटरेस्ट एक बड़े लेवल पर जुड़ा हुआ हो। किस तरह की बातचीत है वकीलों के बीच में, आप लोगों के बीच में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस बने हैं जब से संजीव खन्ना, क्योंकि कई सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। आज ही मैं एक खबर सुबह कर रहा था कि मैथ्यूज नेंदुम पारा एक सीनियर एडवोकेट है, उनके साथ में थोड़ी सी इनकी कहासुनी एक तरीके से हो गई। उन्होंने कहा कि अडानी अंबानी का ही यहाँ पर अब केस सुने जाएंगे, हमारे केस या आम लोगों के केस नहीं सुनेंगे क्या। उस बात को लेकर के थोड़ी कहासुनी हो गई कि आप हमें यहाँ पर लेक्चर मत दीजिए। पहला दिन था तो पहला दिन कुछ इस तरह से बीता। तो जो चीजें हमारे पास में आ रही हैं बतौर जो है एक दर्शक, किताबी ज्ञान जो हम लोग ले रहे हैं, आप लोग सुप्रीम कोर्ट की हिस्सा है, आप उस अदालत का हिस्सा है, आप बताइए कि आप कैसे देखते हैं। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भारत देश के नए चीफ जस्टिस हैं और भारत देश के लोगों को नए चीफ जस्टिस की बधाइयां हैं पूरे देश के लोगों के लिए। अगले 6 महीने का कार्यकाल देश के लिए जो रहेगा बहुत अच्छा होना चाहिए मेरे उम्मीद से। पर यदि ये सवाल यह आता है कि उनके चाचा जी बाईपास हुए, उस समय पर इंदिरा जी का कार्यकाल था, उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा दर्शकों को भी बताना जरूरी है। इंदिरा जी के टाइम पर वो थे और उन्होंने कुछ चीजों को लेकर के जो पर्सनल लिबर्टीज एंड लॉ है, आर्टिकल 21, उसका उस समय पर वायलेशन हो रहा था, जिसका उन्होंने विरोध किया, ऐसा लोग बता रहे हैं और ऐसा हम लोग भी जानते हैं। तो इन्होंने जब विरोध किया तो इसके बाद यह कह रहे हैं कि ये इनको बाईपास करके किसी और को चीफ जस्टिस बनाया गया। और यह भी बोला गया कि वो चीफ जस्टिस जिसको बनाया गया वो कई सारे लोगों को स्टेप्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक शब्द यूज किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े जस्टिस हो सकते हैं, इनके पास काफी सारी दक्षता, कुशलता और इसके साथ में समन्वय की जो स्थिति है, वो सारी चीजें इनके पास काफी बड़े लेवल पर पाई जाती हैं। इसी के साथ में जो इनका जजमेंट करने का तरीका है वह भी काफी अच्छा है। इन सारे 4-5 बिंदुओं के आधार पर उस समय के जो चीफ जस्टिस बनाए गए, तो उसमें जो ऑनरेबल जस्टिस खन्ना के चाचा जी थे, उनको ये कहा जाता है कि उनको साइड किया गया या उनको बाईपास करके किसी और को ऊपर बैठाया गया, ऐसा कहा गया। सिमिलरली इस समय पर जो कुछ भी चल रहा है उसमें ऐसा यहाँ पर भी है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हमारे अभी सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इसके साथ में काफी कार्यशैली, दक्षता, कुशलता के आधार पर इनको सुप्रीम कोर्ट का 2019 का 33 जजेस को पास करके इनको सीधा सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। यह पूरी स्टोरी का पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 33 जजों को बाईपास करके इनको लाया गया। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक वर्ड होता है कि इनकी दक्षता, कुशलता, जजमेंट देने की कैपेसिटीज, ये सब काफी अच्छी है। इसके आधार पर इनको भी 33 जजेस को पास करके यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बैठाया गया। ठीक, नेक्स्ट, ये 2019 में हुआ। उस समय पर ये सारी चीजें चलती रही और यह सबको पता हो चुका था, जैसे हम लोगों को पता है कि अगले 5-7 साल तक कौन सीजीआई बन सकता है। ऐसे जब 2019 में चीफ जस्टिस बन गए, यह लगभग सबको अनुमान हो गया था कि ये इनका चीफ जस्टिस बनना
मतलब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बन गए, इनका कार्यकाल कब तक का होगा और कब ये आ जाएंगे, ये सारी चीजें चली। इसी के साथ में पॉइंट नंबर 2, ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हमारे अभी भारत देश के हैं, वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है, इसमें कोई शक नहीं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो डीवाई चंद्रचूड़ थे, वो घुमा फिरा के बात करते थे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ बहुत घुमा फिरा के बात होगी। हम अपना परसेप्शन बता रहे हैं, बाकियों का अलग अलग हो सकता है। इसी के साथ में वो किसी चीजों में काफी सारी उम्मीदों को दिए थे भारत देश की जनता को, और इनसे कुछ उम्मीदें ज्यादा उनके कंपैरिजन में कुछ कम है। डेमोक्रेटिक पब्लिक लिटिगेशन और देश के और भी जो जनता और जनता जनार्दन की आवाज है, उसको लेकर के। पर कई बार ऐसा होता है कि आप जिससे ज्यादा उम्मीद करते हैं, वो खरा नहीं उतरता, जिससे उम्मीद नहीं करते, उससे काफी कुछ चीजें मिल जाती हैं। यह भी इस किसी भी जुडिशरी का ये पार्ट होता है। इसका पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, कोई भी जजमेंट जब दिया जाता है, उसके साथ में परिस्थिति और उस समय पर जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, वह सब चीजों को देख करके ही निर्णय होते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय पर लोकसभा 2024 में हुआ, कई स्टेट के असेंबली इलेक्शंस हुए, हो सकता है कि कुछ चीजें दबाव पर रही हो, यह भी मैं मानने को तैयार था। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो डीवाई चंद्रचूड़ थे, उनसे भी काफी उम्मीदें इन्हीं चीजों को लेकर के थी। लोकसभा के चुनावों को प्रभावित करने वाली चीजें, उसमें जजमेंट देंगे, जिसमें बहुत सारे हेट स्पीचेस आए जो आज भी हो रही हैं। अभी तो जस्टिस खन्ना को इसमें निर्णय लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को भी लेना चाहिए, पर वो नहीं ले रहे। फिर उसके साथ में लोकसभा में बहुत सारे बड़े, एक ही आप लोगों को भी याद होगा कि फिरोजाबाद वगैरह में माइनर बच्चा जो है तो बार-बार वोट डाल रहा था, उस पोलिंग को ही नहीं कैंसिल किया गया। इसी के साथ में आपने देखा होगा टू टर्नआउट डेटा 15 दिन 10 दिन बाद दिए गए, उस पे भी बात नहीं हुई थी, वो तो यहाँ पर भी है। तो ये कुछ चीजों पर मैं बहुत ज्यादा विस्तार से, और उसके साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मशीन है, डिवाइस है, उसको लेकर के था, बीएपीटी पैड को लेकर के था। तो ये सारे इसमें दोनों जस्टिसेस की मैं बात करूंगा आपसे। ये सारी चीजों को यदि मैं कंपैरिजन करता हूं, तो ऑनरेबल जस्टिस जो खन्ना है, वो ईवीएम और बीबीपीएटीज का जो है, ये इन्हीं के पास सारे मैटर रहे। ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी के पास में ये सारे मैटर नहीं गए, सिवाय मेरे 2 मैटर गए। दोनों को उन्होंने बिना किसी सुने हुए ही सिर्फ एक शब्द जजमेंट में लिखाते हैं यहाँ, पर वो डिसमिस क्यों किया गया, उसका कोई कारण नहीं इलैबोरेट होता है। शायद जनता को कुछ लिबर्टी मिल जाए, या शायद जजेस फंस जाएंगे, ये दोनों हो सकती है, या वकील कुछ करा लिया, यह भी मान सकते हैं आप, क्योंकि उसकी व्याख्या बहुत विस्तार से हो जाती है। तो डिसमिस वर्ड लिखने के बाद फिर कुछ बचता नहीं है। ये इसका पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 4, ऑनरेबल जस्टिस जो खन्ना साहब हैं, ईवीएम के बारे में जितने कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा घुस रहा हूं मेट्रो में, जो उनके पास पेंडिंग मैटर 4 बड़े हैं। उनमें से एक ईवीएम को लेकर के, दूसरा सेक्शन जो जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 था, इसी के साथ में जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स था, और भी कुछ गिने चुने बड़े मैटर्स हैं। अभी जो हमारे मेमोरीज में नहीं आ रहे, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं इन सारी चीजों पर बात करना चाहता हूँ। ईवीएम्स के जो मैटर्स थे, उसमें हम लोगों के 5 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वो आज भी हैं, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। कांग्रेस पार्टी हो, इंडिया अलायंस हो, बीजेपी हो, 543 लोकसभा सीटों में 543 पा जाएगी, तब भी ये ईवीएम से हमारे सवाल रहेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब उसमें क्या-क्या क्वेश्चन थे? हम लोगों का प्रश्न था कि भारत देश में जो हम लोगों का किसी भी व्यक्ति का आरटीआई एक्ट है, इसके आधार पर किसी भी चीज को, गवर्नमेंट के कुछ पोर्टल की चीजें हैं, सिवाय 2-3 डिफेंस वगैरह को छोड़ दिया जाए, तो आपको यह जानने का अधिकार है कि आरटीआई के अंदर में कितना एक्सपेंसेस किया गया, क्या-क्या टेक्नोलॉजीज है, बहुत सारी चीजें बहुत विस्तार से है। आरटीआई एक्ट के अंदर में ईवीएम्स और बीएपीपी पैट जो है, उसके बारे में हर व्यक्ति को जानने का कानूनी अधिकार है, पर यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। यानी ईवीएम कैसे चार्ज हो जाती है? 99% ईवीएम, जैसे कोई चुनाव में ईवीएम्स लगाई गई, 55% मान लीजिए चुनाव के बाद में उसकी बैटरी बैकअप बची है, और उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है, 10 दिन तक बैटरी ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी रहती है, पर उसके बाद वो चार्ज होके निकलती है। इस सवाल का जवाब आज तक नहीं। कुल मिलाकर के एक ईवीएम का जो है वो बड़ा केस पेंडिंग है, जो वो अभी इनके भी कार्यकाल में सामने आएगा, और उस पर ये क्या करते हैं, उस पर एक बड़ी जो है नजर रहेगी। धर्मेंद्र जी, मैं कहना चाहता हूं कि अभी मैं बीच में रोकना नहीं चाहता, मैं लास्ट में बताऊंगा जनता को, और आप कि वो जितने हमारे दर्शक हैं, आपके साथ में बैठे भी होंगे, वो सब लोग भी बताएं कि ईवीएम के बारे में आप लोग क्या चाहते हैं। क्या इस तरह की प्रथा सही आपको लगती है? मैं आज भी बोल रहा हूं कि 543 के 543 पा जाए कोई भी अलायंस,
कोई भी आ जाए, तब भी मैं उसका विरोध करूंगा कि जनता को यह जानने की आवश्यकता है और यह जनता को जानना अनिवार्य भी है कि किस प्रकार से ऐसी डिवाइसों से मैनिपुलेशन हो रहा है। यह इसका पॉइंट नंबर 2, सबको जानने का अधिकार है किस प्रकार से ऐसी चीजें घट रही हैं। पॉइंट नंबर 3, हम यह भी जानना चाहते हैं कि बीएपी पैड जो आपने लगाया है, जो उसको कट के वोटिंग गिरती है, उसको और इसके साथ में टोटल वोट जो हो रही है, जो भी उसमें जा रही है, प्रेस कर रहे हैं, उसमें और उसके बीच में मेल मिलाप होना चाहिए क्लैरिफिकेशन के लिए। उसमें क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है। इसको इसको सपोर्ट करने की मैं बात करना चाहता हूं। तो अभी एलन मस्क एक बहुत बड़े अमेरिका के काफी पॉपुलर पर्सन है, आप जानते हैं। उन्होंने बोला कि कोई भी दुनिया की डिवाइस, हम लोग तो छोटे लोग हो गए, भारत देश के लोग। अब वो जो दुनिया के काफी बड़े टेक्नोलॉजीज के बड़े स्टार है, वो भी बोल रहे हैं कि ये चीजों में मैनिपुलेशन हो सकता है, हम ईवीएम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। अमेरिका जैसे कंट्री जो काफी बड़ी टेक्नोलॉजी की बादशाह मानी जाती है, जर्मनी जैसी जो टेक्नोलॉजीज की बादशाह है, जापान जो बड़ी टेक्नोलॉजीज के बादशाह है, चाइना है, वो इन चीजों को इग्नोर करते हैं। पर भारत देश के लोगों को क्या आवश्यकता है? इस चीज को मुझे लगता है ऑनरेबल चीफ जस्टिस को हम लोगों ने कोट किया है इस चीज का, हम अभी बात कर रहे हैं उसको। हमारा प्रेजेंटेशन इसी चीज को लेकर के कि अभी 2 राज्यों का चुनाव हो रहा है, वो प्रेजेंटेशन हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे भी दिया है। पहला, एक तो आपको पता है झारखंड का, और दूसरा महाराष्ट्र का। हम आपके माध्यम से पूरे भारत देश की जनता से बोल रहे हैं, जितनी 99% ईवीएम से दोबारा चुनाव में पाई जाएंगी, अभी इसी वक्त चुनाव हुआ, चुनाव में जो ईवीएम यूज की गई है, वो कैसे 100% दोबारा ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती हैं, और जो चार्ज होती है उन्हीं में अपोजिट पार्टी हारती है, रूलिंग पार्टी जीत जाती है। अर्थात बीजेपी जीतती है और बाकी हारती है। और इसके अलावा बाकी जो चुनाव के उसी राज्य के जो चुनाव में और भी ईवीएम मशीनें यूज हो रही हैं, जो 99% चार्ज नहीं है, उनमें कोई गड़बड़ियां नहीं पाई जाती। वहां पर जो रूलिंग पार्टी मतलब जो अपोजिट है वो जीत रहा है। इसको मैंने प्रेजेंटेशन दिया। आप ईवीएम मतलब मैं ये टॉपिक जो है वो हम लोग सीजीआई पे थोड़ा रखना चाह रहे हैं। ईवीएम एक बड़ा मैटर है, हम लोगों ने उस पर घंटों घंटों जो है बात की है। ये सही है आपके जो सवाल है कि अमेरिका में भी अभी जो चुनाव हुआ तो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, डोनाल्ड ट्रंप वहां पर जीत गए। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से आप ही ने जिक्र किया कि संजीव खन्ना के जो चाचा थे वो इंदिरा गांधी के समय पर इस्तीफा दे देते हैं, और उसके बाद में अब जब ये सीजीआई बने तो मैं देख रहा था सोशल मीडिया में जो बीजेपी समर्थक हैं बहुत से लोग वो लिख रहे थे कि देखिए आप एक इंसाफ किया है नरेंद्र मोदी ने। तो क्या ये माना जाए कि संजीव खन्ना, हालांकि हर आदमी का जो मूल्यांकन है वो जब उसका आखिरी दिन तब तक पूरा ना हो तब तक तो नहीं हो सकता है, अभी तो इनकी एक तरीके से शुरुआत हुई है सीजीआई के तौर पर। लेकिन आपको क्या जो है वो अंदर खाने इस बारे में जो है वो चर्चा है वकीलों में कि कौन सा ऐसा केस और अटकेगा ईवीएम के अलावा कि जब मुश्किल हो जाएगी एक तरीके से, और सरकार के लिए भी एक मुश्किल खड़ी हो सकती है। धर्मेंद्र जी, मैं 2 चीजों को बोलना चाहता हूं। भारत देश में जो न्याय प्रणाली है और जो करंट में रूलिंग पार्टी है, यो किसी पर भारत देश का जो है डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल है। इस डेफिनेशन के आधार पर यदि कोई भी सरकार का आप यह मूल्यांकन करना चाहते हैं कौन सरकार है, तो वो वोट के आधार पर ही होती है। जिसको ज्यादा मत मिलेगा वो जीत जाएगा, जिसको कम मिलेगा वो हार जाएगा। यदि ईवीएम से रिलेटेड या चुनाव से प्रणाली संबंधित सही से मतलब जो भी है वो सही तरीके से हो जाएगी, तो अपने आप सारी चीजें खत्म हो जाए, यानी सब चीजों की जड़ एक ही जगह पर जाकर के रुक जाती है। ये हो गया पहला। इसी के साथ में मैं दूसरा कहना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि जिस आइडियोलॉजी का व्यक्ति होता है, यदि उसकी आइडियोलॉजी मिलती जुलती आपसे मिल रही है, तो आप समझते हैं कि हमारा संबंधित व्यक्ति आ गया, बहुत अच्छा निर्णय करेगा। पर कुर्सी में बैठने के बाद सारी चीजें नहीं बोली जाती हैं और न ऐसी सारी चीजें होती हैं। कल ऑनरेबल सीजीआई ने जब ओथ लिया है तो उन्होंने यह बोला है कि मैं भारत देश की संविधान की शपथ खाता हूं। उन्होंने यह नहीं बोला है कि मैं भारत देश की धर्म हूं, मैं भारत देश का ये हूं। उन्होंने सीधा सीधा बोला मैं संविधान की शपथ खाता हूं कि मैं देश में फ्री और फेयर तरीके से जस्टिस का जो काम है वो करूंगा और जजमेंटेस पास करूंगा। यह आधार पर यदि आप दृष्टिगत रखेंगे तो आपको जो बीजेपी वाला होगा, जो कांग्रेस वाला होगा, जो भारत देश का नागरिक होगा, उसको सब एक दृष्टिकोण दिखेगा, वो है भारत देश का संविधान। और कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ संविधान की बात होती है।
अभी भारत में नई 2023 की भारतीय न्याय संहिता आ गई, 1 जुलाई जो लागू हुई, उस पे बात होती है, आईपीसी, सीआरपीसी, इस पे बात होती है। ये इसमें हम लोग ना कोई बात करते हैं ना कोर्ट में ऐसी कोई बात फर्दर में होती ही है। यदि उस व्यक्ति को लगता है तो उसको बाह्य तरीके से उसको आत्मसंतुष्टि मिली होगी कि हमारा व्यक्ति आ गया है, मुझे ऐसा लगता है। इसका ये जवाब तो आपको मैंने दे दिया। अब अगली बात, ऑनरेबल जस्टिस जो हमारे खन्ना साहब हैं, वो थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हैं और मुझे लगता है कि कई बार वो चीज़ों को हो सकता है कि पहले चीज़ें अलग रही हों, अब सीजीआई बने तो उनके पास पावर है, तो चीज़ों को वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। उसमें 3 प्रकरण बहुत इम्पोर्टेंट है, एक इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसमें कई हज़ार करोड़ का जो स्कैम हुआ है, उस स्कैम में उन संबंधित व्यक्तियों के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। क्रिमिनल ऑफेंस की चीज़ें उस ऑर्डर पर पेंडिंग है अभी भी। तो वो उसमें ऑनरेबल जस्टिस खन्ना साहब भी थे। तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। एक मैंने पहला आपको बता ही दिया ईवीएम वाला, जिसका मैं प्रेजेंटेशन इलेक्शन कमीशन को दिया हूँ, वो डिसाइड नहीं करेगा तो आ रहा है वो मैटर। वो दूसरा हो गया। तीसरा इसके साथ में यह भी है, जो आज आपने एक केस का जिक्र किया है, वह केस में यह स्पष्ट जैसे बोला गया कि सिर्फ अडानी अंबानी के ही केस सुने जाएंगे। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि हर हमारे सुप्रीम कोर्ट में 17 बेंचेस हैं, 17 बेंचेस में सबके मैटर होते हैं। पर यह ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष का जो मैटर है, उसको ध्यान में रख करके कुछ जजमेंट पास किए जाए। वह ऐसा हो सकता है कि जिन वकील साहब का आपने नाम लिया है, वो ऐसा सोच करके उन्होंने बोला हो। पर ये चीजें तो एक अलग हो गई, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी भी बेंच में लगभग 70-80 मैटर लगते हैं। जैसे मान लीजिए आज ही लगे थे, तो 80 मैटर में सारे से सारे उसी व्यक्ति के नहीं होंगे जिसका वो नाम ले रहे हैं, एक आध दो हो सकते हैं। उनके बारे में अच्छा रिलीफ दे दे कोर्ट, एक अलग मुद्दा हो सकता है, पर ये नहीं कि सारा के सारा दिन उन्हीं के मैटर सुने जाते हैं। ये इसका नेक्स्ट ग्राउंड है। इसी के साथ में मैं अगला बोलना चाहता हूँ। ऑनरेबल जस्टिस जो खन्ना साहब है, मैं काफी एक्सपेक्टेशन किया हूँ, आज भी कर रहा हूँ, कल भी करूंगा और अगले 6 महीने तक करूंगा। 24 घंटे में करूंगा कि वो कुछ अच्छा देश के लिए कर देंगे। और आज भी उम्मीद से मैं उनके पास कुछ मैटर थे, आज भी हम गए थे, तो मतलब मुस्कुरा करके एक दूसरे को हम लोगों ने देखा कि वो भी मुस्कुरा रहे हैं, हम भी मुस्कुरा रहे हैं कि अब यहाँ पर आ गए हैं 200 व्यक्ति। उन्हें लगा होगा कुछ नया मिश्रा मैटर लेके आए होगा, लग रहा है, और ऐसा कुछ था नहीं, कुछ और भी मैटर थे। तो ये सारी चीजें जी। एक जैसे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब जब रिटायर हुए तो उन्होंने कहा कि भाई मैं सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाने वाला जज हूँ, कुछ लोग सोमवार से बेरोजगार हो जाएंगे। और मैं पढ़ रहा था अभी कि अभी जो नए सीजीआई बने हैं संजीव खन्ना, तो वो गांधी प्रतिमा पर भी नहीं गए पुष्प अर्पित करने के लिए। जब डीवाई चंद्रचूड़ साहब जज बने थे, सीजीआई बने थे, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो गांधी प्रतिमा लगी हुई है वहां पर जाकर के पुष्प अर्पित करने का काम उन्होंने किया था। तो ये थोड़ा सा कोई ऐसा किस्सा कोई बता पाए किस तरीके के मिजाज के व्यक्ति है, क्योंकि इन्होंने खुद ही कह दिया कि भाई मैं अब जो है वो मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा पाऊंगा। पहले मैं अकेले चले जाता था, दोस्तों से मिलने के लिए चले जाता था और बताया जाता कि गाड़ी लेकर के भी चले जाते थे। लेकिन अब इन्होंने कहा कि मैं लोधी गार्डन में मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था 10 किलोमीटर रोजाना, और अब मुझे कहा गया है कि आप पीएसओ लेकर के जाइए, तो मैंने वो कैंसिल कर दिया है। तो कुछ ऐसे कोई बात, कोई ऐसी चीजें। मैं 2 चीज़ों को बोलना चाह रहा हूँ। मॉर्निंग वॉक का जो इश्यू है, उनका पर्सनल लाइफ का इश्यू है। चीफ जस्टिस बनने के बाद बहुत चीज़ें आ जाती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट होता है जॉब ये। क्योंकि उसमें सारे जजेस आपके पास होते हैं, सारे स्टेट के जजेस होते हैं आपके अंडर में, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं आपके अंडर में, सुप्रीम कोर्ट के भी होते हैं, सुमोटोज के भी होते हैं, कौन सा मैटर कहाँ बेंच में भेजना ये भी होते हैं। थोड़ा बिजी शेड्यूल हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति के पास, अब हम लोग 10 बजे से कोर्ट में बिजी होते हैं तो 4, साढ़े 4, 5 बज जाता है। उसके बाद आपके पास रेस्ट टाइम बड़ा लिमिटेड बचता है। यह कारण बिजी शेड्यूल से जोड़ना ज्यादा ठीक लगेगा। अब आ रहा हूँ पुष्प अर्पित करने वाली जो बातें हैं। पुष्प अर्पित करना तो वो एक उनका अलग विषय है। ये आपने जो मुद्दा उठाया उसको तो मैं कहूँगा कि वो मुझे मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रपिता और वो भी इतने बड़े लॉयर रहे। तो वो एक लॉयर की हैसियत भी से ये सोच लिया जाए तो कोई बुराई नहीं थी। जाना चाहिए था, किन कारण से नहीं गए मैं नहीं जानता हूँ। दूसरा एक इससे भी ज्यादा बड़ा मुद्दा जो आपने पहला प्रश्न उठाया है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो यह बोला डीवाई चंद्रचूड़ ने कि सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे सोमवार से। मुझे यह जवाब उनका कहीं हजम नहीं हुआ। क्या भारत देश 1947 से आजाद हुआ है तो आज तक सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं? ये भारत देश की जनता कमेंट करके आपको भी बताएगी और आपको जवाब भी देगी। दूसरा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड कल हुए, तो इसके पहले यानी परसों 10 तारीख को हो रहे, तो उसके पहले
क्या भारत देश को सारे लोगों को रोजगार मिल गया था? भारत देश की तो बेरोजगारी की बात अभी भी बनी है, पहले भी बनी थी। क्या उनको यह गवर्नमेंट को इशारा उन्होंने ज़रूर किया है कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोग मीडिया वाले कामों में ज़्यादा जुड़े हैं, बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा है। इसमें उनको सुमोटो मोटो ले लेना चाहिए था। गवर्नमेंट की डायरेक्शन देते वो कि क्या कारण है कि 2023 से गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स है, उस पे फर्दर स्टे लगाए गए। यह कह कर के होम मिनिस्टर का ऑर्डर आया कि जब तक नई वैकेंसी नहीं आएगी, जब तक मतलब कुछ नई चीजें नहीं है, तब तक के लिए स्टे ऑर्डर है। ये सारी चीजें तो उनको ले लेना चाहिए था। ये कोई परफेक्ट जवाब नहीं है, वो एक तरफा जवाब है उनका। वो अब चीफ जस्टिस रहे हमारे, इसलिए मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, और यह बात मैं स्पष्ट आपसे कह रहा हूं कि ये उनका एक तरफा और एक सिंगल ओपिनियन था। ये गलत है, वो मैं उसमें फॉलो नहीं करूंगा। एक अगर आप इस पर थोड़ी सी कोई जो है रोशनी डाल पाए तो बताइए। जब ये सीजीआई का शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो इसमें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। तो इसमें दो बड़ी बात आई। बीजेपी के मुंबई के एक उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जाना चाहिए था। तो ये क्या अभी तक खैर वैसे स्पष्ट नहीं हो पाया कि नोटा भेजा गया था या नोटा नहीं भेजा गया था। नोटा भेजा गया, राहुल गांधी जानबूझ करके नहीं आए, या नोटा ही नहीं भेजा गया। तो आपने जो है इससे पहले के कोई इस तरह के समारोह देखे हों जिसमें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो है वो आते रहे हैं, नोटा भेजा गया, आप लोगों को कोई जानकारी है इस बारे में? न्योता के बारे में मैंने पूछा भी नहीं, जानकारी भी नहीं, पर इससे भी बड़ा प्रश्न जिन लोगों ने बोला है उनसे यह भी पूछने की जरूरत है कि जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की ओथ हो रही थी, तो उसमें प्रधानमंत्री खुद ही नहीं गए थे, जबकि उनको जाना अच्छा। चाहिए था। करेक्ट। हाँ, मतलब मैं आप ये कह रहे हैं कि 2 साल पहले जब सीजीआई ने चंद्रचूड़ ने सीजीआई की जब शपथ ली थी तो नरेंद्र मोदी नहीं थे उसमें? नहीं गए थे, आप देख लेना न्यूज उठा करके। जो लोग अच्छा, कह रहे हैं उनका जवाब भी मिल जाएगा आपको। पर यह भी है ये तो बहुत कि बड़ी यदि बात है। राहुल गांधी को तो निमंत्रण मिला था कि नहीं मिला था, इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है कि मिला था या नहीं मिला था। जी। खैर वैसे अगर मतलब बीजेपी आईटी सेल इस चीज में माहिर है, अगर निमंत्रण आता तो शायद उसकी चिट्ठी जो है वो या निमंत्रण पत्र सोशल मीडिया पर तैर रहा होता और राहुल गांधी को और घेरा जाता। खैर अभी संजीव खन्ना साहब जो है वो आए हैं, 6 महीने उनका कार्यकाल है, अभी 1-2 दिन उनको हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि देश के लिए जिस पोजीशन पर वो बैठे हैं उस पर इंसाफ करें। वो केवल लोगों के साथ या वो मैटर के साथ नहीं, बल्कि उस पद के साथ अपने लिए जो है सबसे पहले ये काम है कि उस पद के साथ वो इंसाफ करे। बाकी तो जो चीजें हैं वो आएंगी, और उसके बाद में उन फैसलों पर भी बात होगी, उन चीजों पर भी बात होगी। बाकी आप आए मिश्रा साहब, आपने इस पूरी बातचीत में जो है वो अपनी तरफ से काफी कुछ चीजें ऐड की, काफी चीजें हमारे दर्शकों के लिए बताने की जो है वो एक नई चीजें बताई, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल आप लोग बताइए कि संजीव खन्ना का जो कार्यकाल है या अभी तक उनके जो भी फैसले रहे हैं, जो जजमेंट रहा है, आपको क्या उम्मीद नजर आती है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इस वीडियो को शेयर करें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।